लॉन्ग जाएं तो यहाँ पे जो मीट करेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये इसका इस कर्वेचर का रेडियस हो जाएगा। अब जब हम किसी सर्कल पे जा रहे होते हैं, अब सपोज करो यहाँ पर एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी v से जा रही थी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इसकी कुछ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इतनी होगी, हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जनरली होती है m ओमेगा स्क्वायर r। अब ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो v बाय r होती है, आपको मैंने बताया हुआ है v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। तो उससे v की अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालें तो ये आ जाएगी m v स्क्वायर बाय r। तो ये आ गई आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है तो वो एक तरह से उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा क्योंकि सर्कुलर के अंदर मूव कर रहा है, बट उसको बचाने के लिए हमारे पास क्या कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, ये हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना ये ऑफ रोड हो जाएगा और ये स्लिप कर जाएगी हमारी गाड़ी, हम जा रहे होंगे तो, ठीक है। जैसे भी आप देखते हैं अगर हम आइस के ऊपर चलें तो हम अच्छे से मुड़ नहीं पाते, हम सीधे चल पाते हैं बट मुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं मुड़ पाते, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होती है। आइस के अंदर आपको पता है फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो हमको मुड़ने में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है हमारी मैक्सिमम, इससे जो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वो आई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई, ये हमेशा इससे कम होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो गई, हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई, तो हमारी जो गाड़ी है वो स्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे हमारी म्यू की वैल्यू आ गई। तो जब भी अगर किसी भी गाड़ी को हम अगर v वेलोसिटी से भेज रहे हैं किसी भी रोड पर और वो सर्कुलर ट्रैक है और उसका रेडियस हमको डिफाइंड है, तो मिनिमम हमारी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, v स्क्वायर बाय आर जी हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे। या फिर अगर कोई भी रोड पे गाड़ी जा रही है तो उस रोड की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा अगर जाएगी तो वो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। कभी भी आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और उसमें कुछ टर्न आता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं ताकि वो स्लिप ना करे या इधर उधर मूवमेंट ना हो, गाड़ी कंट्रोल में रहे। तो वो हमको वेलोसिटी क्यों रिड्यूस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की वेलोसिटी कम कर देते हैं। उस वेलोसिटी कम करने से क्या होता है, हमारी गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। अगर सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स है तो उसके अंदर एक और बचाने का तरीका है गाड़ी को, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है कि एक्चुअली क्या करते हैं, जब भी सर्कुलर टर्न कोई सर्कुलर टर्न ले रही होती है, जैसे गाड़ी है ये यहाँ पे जा रही थी और इट्स गोइंग लाइक दिस, तो ये क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, तो ये रोड जो होती है हमारी ऐसे जा रही होती है। आपने कई जगह देखा होगा हाईवे पे या जहाँ पर भी हाई स्पीड होती है गाड़ियों की, वहाँ पर जनरली क्या करते हैं, जब भी सर्कुलर टर्न आता है आप देखेंगे गाड़ी को थोड़ा बैंक कर दिया जाता है या उठा दिया जाता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन को ये बैंकिंग बहुत हेल्प करती है। अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन ये सर्कुलर टर्न लेने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम कि अभी एक रोड है जो बैंक करी हुई है थीटा एंगल से, ठीक है। ये रोड है, इसको थीटा एंगल से बैंक कर दिया या उठा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब इसके अंदर क्या है कि फ्रिक्शन अभी मान लेते हैं कि जीरो है, फ्रिक्शन कोई है ही नहीं। तो उस केस के अंदर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg फोर्स नीचे। और अब क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है तो v स्क्वायर बाय आर हमारी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो होगी, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसको बनाए तो ये क्या आएगा, यहाँ पर n साइन थीटा और ऊपर के केस में आएगा n कॉस थीटा, ठीक है। तो n साइन थीटा और n साइन थीटा की वजह से कुछ एक्सेलरेशन है विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आ गई n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और n cos थीटा अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर देखें तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। अब इन दोनों को अगर हम 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m से m चला जाएगा v स्क्वायर बाय rg।
तो अगर हमने क्या करा है कि कोई भी रोड डिज़ाइन करी हुई है जिसके अंदर फ्रिक्शन जीरो है, तो उसके अंदर हम कितनी बैंकिंग करेंगे। अगर सपोज करो कि हमने लिमिट लगा दी कि एक रोड के ऊपर आप इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए, विच इज़ नॉट सेफ, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टैन थीटा, मतलब जैसे v की वैल्यू हमने कुछ भी डाल दी तो हमको इतनी बैंकिंग मिनिमम करनी पड़ेगी। अगर हम इससे कम करते हैं तो गाड़ियाँ स्लिप होनी स्टार्ट हो जाएगी इस वेलोसिटी पर, ठीक है। अब ऐसी हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, अगर कुछ बैंकिंग है और हमको लिमिट पुट करनी है, हमने कुछ ऑलरेडी रोड बना दी और उसकी हमने बैंकिंग कर दी, तो हमको ऑलरेडी अब वेलोसिटी की वैल्यू देखनी है कि कितनी लिमिट जोन के अंदर मतलब आप सेफ हैं, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी और आप लगा देंगे। अगर आप देखें तो क्या होगा कि अगर स्लिपिंग भी स्टार्ट होती है, जैसे रोड ऐसे बैंक्ड है और गाड़ी ऐसे जा रही है, अगर वो v से ज़्यादा भी जाती है तो क्या होगा कि स्लिपिंग की वजह से ये गाड़ी बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है। अब बाहर की तरफ मूव करने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका रेडियस है, दिस वैल्यू इंक्रीजेस। मतलब अगर जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये रोड है और इसका सेंटर इन दोनों का यहाँ पर था, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड कर दो। अब इस इक्वेशन से हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, या फिर अगर आप देखें भी, अगर जनरली हमारी रोड ऐसी है, ठीक है, तो ये हमारी रोड है, तो इसके अंदर क्या है कि सपोज करो गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से जा रही है, अब इसके अंदर कुछ स्लिपिंग होती है, तो स्लिपिंग कहाँ पर होगी, स्लिपिंग करने की वजह से गाड़ी को क्या होगा, अगर स्लिप भी करती है तो लेट अस सपोज कि गाड़ी यहाँ पर आएगी, क्योंकि स्लिप करेगी तो रोड से इधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ गई तो इससे क्या हुआ, इसका भी जैसे इन दोनों का ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है, तो क्या हुआ कि जो इसका रेडियस है वो बढ़ गया, मतलब हमारी स्पीड ज़्यादा थी, इस स्पीड को एकोमोडेट करने के लिए क्या हुआ, जो आर रेडियस है वो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन हम लिमिट जो डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कहीं ये रोड से बाहर ही ना निकल जाए, मतलब रेडियस अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। ये एक्चुअली नेचर का लॉ है, ये नेचर से सब कुछ ड्राइव हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखें कि जो नेचर है वो खुद ही इस इक्वेशन को फॉलो करता है। मतलब अगर स्लिपिंग हो रही है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है बाहर की डायरेक्शन के अंदर, आगे तो गाड़ी जा ही रही है, स्लिपिंग हो रही है बाहर की डायरेक्शन के अंदर। अब उससे क्या होता है, अपने आप ही रेडियस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है स्लिपिंग की वजह से, तो रेडियस बढ़ता है, ये बाहर की तरफ आ जाती है और इतनी वैल्यू हमारी एकोमोडेट हो जाती है। अब जब हमको सेफ लिमिट डालनी होती है तो सेफ लिमिट हमको इतनी डालनी होती है कि ये इसके बाहर ना चले जाए अपने आप ही। सी केस देखते हैं जिसके अंदर इसको हम एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो रोड है वो बैंक्ड भी है, मतलब बैंकिंग भी हुई है और फ्रिक्शन भी है, जो हमारे एक्चुअली प्रैक्टिकल केसेस में आजकल होता है, जनरली नॉर्मल केसेस के अंदर। तो हम उसके अंदर क्या होगा, लेट अस से कि जो बॉडी है वो ऐसे एक वेज पर पड़ी हुई है, तो जो वेज है वो बैंक्ड है, ठीक है। तो अब एक कोई बॉडी रेस्ट पर है, मतलब मान लीजिए जो हमारी कार है अभी रेस्ट पर है और एक बैंक्ड रोड पर है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर एनालाइज करते हैं, जैसे F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पड़ी है तो ये जैसे पड़ा है, ठीक है, ये ऐसे पड़ा है तो ये नीचे मूव, इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की नीचे की तरफ, लेकिन ये फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर पाएगा, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इसके ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ये नीचे नहीं मूव कर पा रहा, अगर गाड़ी खड़ी है तो उस केस में क्या होगा, n sin थीटा, मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखें और बैलेंस करें इक्वेशंस को, तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर n cos थीटा ऊपर की डायरेक्शन के अंदर प्लस f sin थीटा, f इसका यहाँ पे कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज बैलेंस्ड बाय mg। अब अगर हम देखें कि ये जो सपोज करो ये हमारी कार है, ये कार, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि जो हमारी अब ये सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी सर्कुलर ट्रैक होता है और वो बैंक्ड होता है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ जाती है। एक्सेलरेशन जो आती है वो होती है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, v² बाय r
तो अब जो ये इक्वेशन है हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलरेशन आ गई mv²/r, तो इसको इक्वेट कर दिया इस फोर्स को। अब हमने देखा कि जरा सी हमको वेलोसिटी देने में, वेलोसिटी अगर हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 की जगह कुछ टर्म आ रही है। अब वो टर्म कैसे आती है, मतलब क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये चीज़ें सेम है, सेम नहीं इन द सेंस कि ये चीज़ों में कुछ चेंज आया होगा। अब वो चेंज कैसे आया होगा, अब जैसे ये यहाँ पे माइनस टर्म है तो या तो ये वाली टर्म कम हो गई होगी उसकी वजह से, जैसे यहाँ पर है ये वाली टर्म अगर कम कर दें हम तो राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर 0 था तो लेट अस से कि ए केस के अंदर 3 - 3 है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर दें, जैसे 3 - 2 कर दें, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ गई, तो वो आ गई mv²/r। एक तरह से एनालाइज करने का बस तरीका है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, या तो f कम हुआ होगा, f cos, क्योंकि थीटा तो सेम है तो f की वैल्यू कुछ कम हुई होगी, या फिर जो n की वैल्यू है ये कुछ बड़ी होगी, मतलब 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0 अगर हम कहें, और यहाँ पे करते 4 - 3 दिस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये भी कुछ एक केस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि n की वैल्यू बढ़ भी सकती है साथ साथ, और f की वैल्यू डिक्रीज भी कर सकती है। बट अगर हम देखें, अब हमको देखना है कि इन तीनों केसेस में से क्या हुआ है, तो क्या है कि हम देखते हैं इक्वेशन ये सेम रहती है, इक्वेशन दोनों केसेस के अंदर। उसके अंदर क्या है, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। अब क्योंकि राइट हैंड साइड भी सेम है तो अगर चेंजेस आएंगे n और f के अंदर तो इतने होने चाहिए कि एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दें। तो उनको कॉम्पनसेट कब करेगा, अगर हम देखें कि अगर हम पहले केस में माने कि f की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इस इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, f की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू सेम है। अब अगर दूसरे केस के अंदर देखें n की वैल्यू बढ़ गई, अगर n की वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो भी सेम है। तो थर्ड केस जो हमारा बचा उसके अंदर क्या हो रहा है कि n की वैल्यू बढ़ रही है और f की वैल्यू कम हो रही है, तो ये इतनी बढ़ रही है और इतनी कम हो रही है कि mg सेम आ रहा है। तो इस केस में हमने मान लिया, हमको पता चल गया कि हमारा क्या हुआ होगा, n जो है वो इंक्रीज करा होगा और f डिक्रीज करा होगा। इसका मतलब क्या है, हम जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाते हैं किसी भी गाड़ी की तो उस केसेस में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ये बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब इसका एक इम्प्लीकेशन है कि सपोज अगर हमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी, हम वेलोसिटी बढ़ाए जा रहे हैं गाड़ी की, तो वो इतनी बढ़ गई कि f 0 हो गई एक मोमेंट पर आकर, जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट कम्स आउट टू बी 0, और फिर हम उसके बाद भी बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये डिक्रीज क्या होगा कि जो अब जो ये हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड लग रही थी वो इधर लगने की जगह अब इधर लगने लग जाएगी, क्योंकि अब गाड़ी की क्या टेंडेंसी हो जाएगी, स्लिप करने की टेंडेंसी हो जाएगी बाहर की डायरेक्शन में। क्योंकि आप जैसे भी देखें कोई भी आप चीज़ रोटेट करते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर की तरफ जाने की, ठीक है। तो अब ये इतनी इसकी वेलोसिटी हो गई है हमारी गाड़ी की कि इसकी टेंडेंसी हो गई है बाहर की तरफ जाने की, तो अब जो f लगेगा वो अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं आपको इसका दूसरा केस समझाता हूँ। अब ये सेकेंड केस है जब हमारी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसको वही रिजॉल्व करेंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा f cos थीटा, ठीक है, नीचे आ जाएगा f sin थीटा। तो वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाएंगे। आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पता है कि इस फोर्स की वजह से mv²/r आता है, m × a v²/r है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r एंड n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। अब अगर आप मतलब इन दोनों जनरली जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जनरली क्या होगा कि आपको या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी होगी, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। दो इक्वेशन है। अब ये होता है कि दो इक्वेशन होती है तो दो अननोन होने चाहिए, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके अंदर अननोन आपको जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अननोन होंगे, एक तो n तो अननोन होगा ही होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थीटा अननोन होगा, या फिर f अननोन होगा, या फिर v अननोन होगा। तो अब जब भी देखें, अगर आपको कोई भी इक्वेशंस आपने बनाई हैं और आपको दो या तीन चीज़ें अननोन है या दो या तीन चीज़ें निकालनी है,
तो आपकी उतनी ही इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ पे 2 अननोन होंगे तो 2 ही इक्वेशन बनेगी। अगर आपके यहाँ पे 3 अननोन होते तो एक इक्वेशन और बनती, हमको एक और कुछ चीज़ दी होती जिससे हमारी एक और इक्वेशन बन जाती। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो आपको दोनों केसेस को, जैसे केस 1 में मैंने आपको बताया कि f ऊपर लग रहा है और केस 2 के अंदर f नीचे लग रहा है, तो आपको दोनों केसेस के अंदर अलग अलग एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे इस बेसिक फॉर्मूले से, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके, तो आपकी वैल्यू f की नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि f जो लग रहा है आपका ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ये होगा इन केस इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो f आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन में लिख देंगे कि f ऊपर की जगह लग रही है। और अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके f की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में लग रही है। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक डिस्क है और वो डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और उसके ऊपर 2 मासेस पड़े हैं, मासेस m1 एंड m2, और वो दोनों मासेस एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं। और वो जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है दैट इज r इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। और ये दे रखा है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ से m1 का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.124। और ये गिवन है कि m1 और डिस्क के बीच में कोई फ्रिक्शन है, बट m2 और डिस्क के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो F इज इक्वल्स टू 0, यानी जो m1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, और सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है कि कितनी मिनिमम ओमेगा होनी चाहिए इस डिस्क की ताकि ये जो मासेस हैं ये स्लिप करना स्टार्ट कर दें। और थर्ड क्वेश्चन में ये है कि अगर हमको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 करनी है, मतलब फ्रिक्शन ना लगे, कुछ भी ना लगे, तो उस केस में इन दोनों को कैसे प्लेस करना चाहिए, या फिर इन दोनों का, जैसे हमको डिस्टेंस तो पता है, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की टोटल तो लेंथ पता है, बट R1 और R2 किस तरीके से वेरी करें ताकि F 0 हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको R इज इक्वल्स टू 0.3 पता है, R1 इज इक्वल्स टू 0.124 पता है, तो उससे आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से। तो आपकी यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई 0.176। अब हम इन दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो एक टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू T, और इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी बाहर की तरफ। अभी हम ये इसके ऊपर बैठे हुए फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये सूडो फोर्स है हमारी, ये सूडो फोर्स आ गई, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। तो अगर अब हम m2 देखें, अभी इक्वेशन इसकी बाद में बनाएंगे, अभी पहले हम m2 और देख लेते हैं। m2 के अंदर टेंशन लग रही होगी अंदर की साइड, और वही सूडो फोर्स लगेगी बाहर की साइड। तो T इज इक्वल्स टू m2 R2 ओमेगा स्क्वायर आ गई। अब हमने यहाँ पे बनाया, तो आपको पता है कि m1 के ऊपर कुछ फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। तो अब हमने सपोज करो अभी कोई भी फ्रिक्शन ले ली, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने कुछ भी मान लेते हैं, जो भी आएगी फाइनली अपने आप आ जाएगी। मान लिया हमने यहाँ पर आई है फ्रिक्शन की वैल्यू, तो इक्वेशन ले लेते हैं T प्लस F इज इक्वल्स टू m1 ओमेगा स्क्वायर R1। तो T की वैल्यू यहाँ पे डाली, तो F की वैल्यू क्या आई, m1 ओमेगा स्क्वायर R1 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर R2। तो अगर हमको डायरेक्शन देखनी है तो हम एक्चुअली ये इक्वेशन लिखने से पहले ही देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, हम T की वैल्यू निकालेंगे m2 R2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इससे हमारी T की वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पता है, m2 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, और ओमेगा की वैल्यू पता है। और ऐसे ही हम m1 ओमेगा स्क्वायर R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे कि T इस डायरेक्शन में लग रही है और सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू दिस T की वैल्यू से। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी वो इस मास को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड ही लगेगी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी F की वैल्यू आ गई इतनी। अब हमको क्या पूछा गया है कि F की वैल्यू निकालनी है, तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए
कि ये तो आपकी एफ की वैल्यू आ गई। अब हमको ओमेगा मिनिमम निकालना है। ओमेगा मिनिमम मतलब कितनी ओमेगा होनी चाहिए कि उसके बाद ये स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। तो ओमेगा मिनिमम के लिए क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स आई, ये जो हमारी नेट फोर्स आई, दिस शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। दिस, ये जो टर्म है, अगर ये हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की है वो म्यू m1 g है, म्यू m1 और g, ठीक है। अगर ये टर्म फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन लगाया F, ये वाली टर्म, ये वाली जो नेट टर्म आई है, F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू m1 g। इससे हमारी ओमेगा मिनिमम की वैल्यू आ गई, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ये तो आप जब भी आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, या फिर इसको हम एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर आप यहाँ पे इक्वल डाल रहे हैं तो यहाँ पे डालें ओमेगा मिनिमम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक ही बात है। अब अगर हम देखें कि थर्ड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हमारी जो प्लेसमेंट है m1 और m2 की वो कैसी होनी चाहिए ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रही है दैट कम्स आउट टू बी 0। तो सिस्टमैटिक और सिंपल तरीका है सीधा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड चली जाएगी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ जाएगी M2 अपॉन M1, ठीक है। तो इससे क्या आया, R1 की वैल्यू मिल गई M2 बाई M1 इंटू R2, और आपको पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R, और R की वैल्यू आपको 0.3 दी हुई है। तो अब यहाँ पर R1 की जगह ये टर्म रिप्लेस करेंगे, R2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगी वैल्यू, R2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 प्लस M2 बाय M1, और यहाँ पर आप M2 और M1 की वैल्यूज डाल देंगे और R की वैल्यू डाल देंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और R2 की वैल्यू फिर यहाँ पर डालेंगे और R की वैल्यू आपको पता है तो R1 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम आते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि आपको एक कोन दिया हुआ है और इस कोन के ऊपर हमने एक जैसे चेन होती है ना, चेन हमने इसके ऊपर रख दी, ठीक है। अब ये जो कोन है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अब हमको क्या फाइंड करना है, ये जो चेन है इस चेन के अंदर कितनी टेंशन है। अब हमको इनिशियली गिवन है कि इसका मास m है पूरी चेन का, और इस कोन का जो एंगल है दैट इज अल्फा, दैट इज हाफ एंगल, हाफ वर्टिकल एंगल, तो ये अल्फा है। तो अब हम अगर हम यहीं पर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि इस चेन का कुछ मास होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज mg, और इस चेन और कोन के साथ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कोन। अब इसको, इस कोन को और इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया, तो आया एक तो n cos अल्फा और ऊपर की डायरेक्शन में आया n sin अल्फा, ठीक है। तो एक तरह से हमने क्या करा, अभी अब ये जो चेन है इस चेन को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने लेट सपोज कि जैसे चेन है तो चेन क्या है पूरी जैसे सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर उस पर है, जैसे जो कोन है, कोन का पार्ट सर्कुलर है, उसके ऊपर एक चेन पड़ी है। अब उसका हमने क्या करा, एक जरा सा डी थीटा एंगल का एक पार्ट ले लिया, डी थीटा है वो, डी थीटा पार्ट है पूरा, ठीक है। इस डी थीटा पार्ट को हमने कट कर लिया और एनालाइज करते हैं अब हम इसको। तो उसके अंदर क्या है कि ये जो इसका हाफ एंगल होगा ये डी थीटा बाय 2 होगा। अब इस पार्ट के ऊपर, ये जो इतना पार्ट है इसके ऊपर एक तो टेंशन लग रही होगी इस डायरेक्शन में, टेंशन क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होगी जो टेंशन है, ऐसे ही इस साइड भी टेंशन लग रही होगी। अब हमको देखना है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इतना है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर आप इसको एनालाइज करें ये डी थीटा बाय 2 है, ये भी डी थीटा बाय 2 होगा, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने पहले पढ़ा होगा, ये डी थीटा बाय 2 है,
ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी डी थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पर आया टी कॉस डी थीटा बाई 2 और नीचे की डायरेक्शन में आया टी साइन डी थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन इस साइड भी सेम होगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2 और नीचे टी साइन डी थीटा बाई 2। तो नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी आ गई इस पार्ट के ऊपर 2, ये तो टी साइन डी थीटा बाई 2 है और यहाँ पे भी टी साइन वही डी थीटा बाई 2 है, तो नेट नीचे की तरफ कितनी आ गई 2t साइन डी थीटा बाई 2। बट अब ये जो आपका कॉस वाला कंपोनेंट है ये एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, तो इतने पोर्शन के ऊपर ये तो आपका कट गया, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जो जैसे कोई पार्ट पड़ा हुआ था, लेट अस से कि ये आपके कोण था, मतलब मान लीजिए ये इतने पार्ट को एनालाइज मत करिए, सिर्फ इतने पार्ट को एनालाइज करें। तो अगर इसके ऊपर कुछ कोण कुछ भी पड़ा है, कुछ मान लेते हैं जैसे ये आपकी चेन है और ये चेन ऐसे पड़ी है, ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब इसका कंपोनेंट टी कॉस अल्फा ये, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन अल्फा, तो टी कॉस अल्फा तो इधर आ गया। अब आपने देखा कि अगर हमने जरा से पोर्शन को एनालाइज करा तो उसके अंदर टी कॉस टी साइन डी थीटा बाई 2 ये किस डायरेक्शन के आया, अंदर की तरफ। तो एन कॉस अल्फा को किसने बैलेंस करा, एन कॉस अल्फा आ गया बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह से, मतलब अगर हमने इसको ऐसे देखा है तो ये आ गया एन कॉस अल्फा, ठीक है, और 2t साइन डी थीटा बाई 2 आया नीचे की डायरेक्शन के अंदर। तो अब अगर हम इसको देखें तो क्या आया 2t साइन डी थीटा बाई 2। अगर हम इसको देखते हैं, ये डी थीटा अगर हम मानते हैं कि बहुत स्मॉल है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जो साइन थीटा होता है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। अगर हम देखें कि ये प्रॉपर्टी मानी जाती है, इसे इट इज टेकन टू बी डी थीटा। ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगर ये साइन डी थीटा है और डी थीटा गिवन है कि बहुत स्मॉल है, हमने जैसे चेन का जो पार्ट लिया है वो बहुत स्मॉल लिया है, तो उसके लिए आ गया 2t, ये तो साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो डी थीटा बाई 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी जो नेट वैल्यू आई वो आई टी डी थीटा, ठीक है। तो अब ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा था, तो क्या आया, अगर हम इसको किसी भी फ्रेम से देखें तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, टी डी थीटा माइनस एन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। डी एम क्या है, सिर्फ इतने पार्ट का मास है, हमने सिर्फ छोटे पार्ट को करना है, फिर उसके बाद बड़ा पार्ट पूरा हो जाएगा अपने आप ही। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक लैम्डा है, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, जो पूरी चेन है, ठीक है, उसके एक पार्ट का कितना मास होगा, कितना मास होगा, ये m जो है टोटल चेन का मास वो है मास है, और पर यूनिट लेंथ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई r। टोटल चेन की लेंथ कितनी है, 2 पाई r है, जितना ये रोटेशन है, ये देखेंगे अगर, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई r होता है, तो m अपॉन 2 पाई r, ये हमने एक वैल्यू लैम्डा एज्यूम कर ली, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये n साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी एम इंटू जी हो गया, ये जो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस पार्ट की, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाया, एक वर्टिकल डायरेक्शन होगा, तो उसकी इक्वेशन ये बैलेंस हुई। यहाँ से n की वैल्यू उठाकर साइन थीटा को नीचे ले गए और n की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो क्या आया, टी डी थीटा माइनस डी एम जी कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा आना चाहिए था, ये आ गया कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया डी एम इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा। ये कैसे आया, आर डी थीटा क्या हो गया, इसकी लेंथ कितनी हुई, ये डी थीटा है, ये आर है, तो जो इतने पार्ट की लेंथ हुई वो कितनी हुई, आर डी थीटा। ये जो आपकी लेंथ होती है वो होती है आर इंटू डी थीटा। ये उन केसेस के अंदर होता है जब एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ये आर अगर है तो इसकी कितनी लेंथ होगी, आर डी थीटा, इसका इंक्लूडेड एंगल है डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा डीएम, तो इतने पार्ट का मास कितना हो गया, लैम्डा था, लैम्डा पर यूनिट लेंथ था, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, और हमारी इसकी लेंथ कितनी है,
आर डी थीटा, तो टोटल इतने पार्ट का मास कितना आएगा, लैम्डा आर डी थीटा। डी एम यहाँ पे डाल दिया और तीनों टर्म्स के अंदर डी थीटा आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टी माइनस लैम्डा आर जी कॉट एल्फा, लैम्डा आर यहाँ पर आया, जी कॉट एल्फा ये तो ऑलरेडी था, और यहाँ पर डी एम की जगह लैम्डा आर डी थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनली टेंशन की वैल्यू आ गई। ये जो टेंशन की वैल्यू है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग के अंदर, पूरी चेन के अंदर सेम रहनी थी, तो अगर हम इसको छोटे पार्ट के लिए एनालाइज करें या बड़े पार्ट के लिए एनालाइज करें, दोनों हर एक पार्ट के अंदर टेंशन इतनी ही आएगी, इसलिए हमने इसको छोटे पार्ट से एनालाइज कर रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर जो हमारा पार्टिकल है वो ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा है, y इज इक्वल्स टू a साइन अल्फा बाय x, और वो जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड v से, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज म्यू। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, जिसके बाद वो स्किड करना स्टार्ट कर देगा। पूरे पाथ पर मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे भी आपको पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, जो हमने देखा था, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम रेडियस वाला निकालते हैं। मिनिमम रेडियस पे इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिस पे रेडियस बढ़ जाएगा, जैसे अब हमने ये कर्व जो है ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा कर्व आएगा, ये साइन कर्व है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, इन तीन पॉइंट्स पे r की वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, ठीक है, और इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है r की। तो हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स के लिए एनालाइज करेंगे जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, जो रेडियस की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो। इस मिनिमम वैल्यू r पर हम v मैक्स निकालेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब अगर हमारा जो पार्टिकल है इस वेलोसिटी से ये पाथ, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट पास कर गया, मतलब इस पॉइंट पे भी स्लिप नहीं हुई इस वेलोसिटी पे, तो इस पॉइंट पे भी स्लिप नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा एनालिटिकली सोचें इसको, और आपको ये ग्रास्प करने की कोशिश करें इस चीज़ को। अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो कर्व है उसका y और एक्सिस के अंदर रिलेशन दे रखा है, बट हमको किसी भी पॉइंट पे रेडियस नहीं दे रखा। तो जब भी ऐसा कर्व दिया हो तो हमको रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज मॉड। मॉड का मतलब आपको मैथ्स में पता ही होगा, मॉड का मतलब कि कोई भी वैल्यू अंदर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बाहर उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स आपको करना आता है डिफ्रेंसिएशन, जो आपने मैथ्स में करा होगा, होल रेज़ टू पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय ऑफ d2 बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका मॉड है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाला आपने यहाँ पर, और x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, हमको पता चल गया, हमने पहले एनालाइज करा था कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी रेडियस की, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो x की वैल्यू डाली पाई अल्फा बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू डाली तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। सिमिलरली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू पाई अल्फा बाय 2 पर, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आई r की इस पॉइंट पे वो कितनी आई, अल्फा स्क्वायर बाय a, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेडियस पता चल गया। अब यहाँ पे तो क्या था कि y और x का डायरेक्ट रिलेशन दे रखा था, लेकिन सपोज कि कुछ भी एक अलग रिलेशन दिया होता, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, जैसे x इज इक्वल्स टू a इंटू टी, a एक कांस्टेंट है और t एक वेरिएबल है, और दिया होता कि y इज इक्वल्स टू लेट्स से c साइन at, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अब t की वैल्यू डालेंगे, मतलब क्योंकि हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अब कैसे करेंगे कि t जो है इन दोनों में कॉमन है, a तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी है, बट t जो है t हमारा वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो आप नहीं निकाल सकते, तो अब क्या करेंगे t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपकी सीधा टर्म आ जाएगी, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके y इज इक्वल्स टू c साइन x। तो अब आप
इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और dy/dx और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस की वैल्यू आ गई, किस रेडियस पे आपको एनालाइज करना है, तो वही आप नॉर्मल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, f इज़ लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी करा है, जो आपको रेडियस वगैरह पता होता है और आपको वेलोसिटी निकालनी होती है, तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा, विच इज़ व्हेन द पुलिस इज रफ। तो उन केसेस के अंदर जनरली हमने जो भी केसेस अभी तक डिस्कस किए रहे हैं, उसके अंदर क्या माना है कि पुली और इस स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बट रियल केसेस में ऐसा नहीं होता। पुली के अंदर कुछ रफनेस होती है, और जब आप पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग को डालते हैं तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन आ जाती है। तो उन केसेस के अंदर हम कैसे करेंगे? उन केसेस के अंदर क्या होता है, हमने अभी तक क्या माना था कि जब एक स्ट्रिंग होती है, अगर वो स्ट्रिंग एक ही है और पुली के ऊपर से जा रही है, तो उस केस के अंदर दोनों टेंशन इन दोनों साइड में स्ट्रिंग, मतलब पुली की दोनों साइड में जो स्ट्रिंग है उनकी टेंशन सेम होगी। बट इस केस के अंदर जब रफ होती है पुली, तो T1 और T2 इक्वल नहीं होते। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये कंसेप्ट। इस एग्जांपल में क्या है कि a fixed pulley carries a massless thread with a mass m1 and m2 at the ends, ठीक है। There is friction between the thread and the pulley and it is such that the thread starts slipping over the pulley। मतलब ये हमको लिमिटिंग कंडीशन दी है कि हमको बस इस लिमिटिंग कंडीशन पे कैलकुलेट करना है कि जब ये स्लिप करना स्टार्ट कर देती है। अब स्लिप कब करेगी? स्लिप का मतलब क्या है, जैसे पुली होती है, वो अगर हम इसको नीचे खींचेंगे तो पुली साथ में घूमेगी। ये इस केस में क्या होता है कि कोई स्लिपिंग नहीं है। बट क्या होगा, कभी कभार हम इतनी ज़्यादा फोर्स से खींचते हैं कि पुली तो घूम रही है लेकिन इतना नहीं घूम पा रही जितना ये नीचे जा रही है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि स्लिपिंग स्टार्ट होगी हमारी रोप की, रोप इसके ऊपर स्लिप करनी स्टार्ट कर देगी। अब हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि m2/m1 इज इक्वल्स टू n0, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, म्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन थ्रेड एंड द पुली, ठीक है। इसके बीच में म्यू निकालना है और a1 और a2 की वैल्यूज निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो पुली है इसका एक पार्ट लेते हैं। लेट अस से कि एक थीटा एंगल पे ले लिया, d थीटा लेंथ का एक पार्ट ले लिया, तो ए बी अगर उसके पॉइंट्स है तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, r d थीटा। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब इस केसेस के अंदर क्या होगा, इस स्ट्रिंग की हमने FBD बनाया, तो इस FBD में क्या है, dn ऊपर की तरफ जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है पुली की वजह से, ठीक है। अब ये मासलेस स्ट्रिंग है तो इसके अंदर इसका कोई मास नहीं ले रहे हम, इसलिए mg वगैरह कुछ नहीं लग रहा, बट टेंशन लगेगी क्योंकि अब हमने माना है कि m1 छोटा है, m1 छोटा था, तो टेंशन जो होगी वो इधर कम होगी। मतलब अगर ये वाला ज़्यादा भारी मास है तो इसकी नीचे टेंडेंसी होगी पुल करने की, तो इसका मतलब जो जितनी टेंशन इस साइड होगी वो इस वाली स्ट्रिंग से ज़्यादा होगी। तो हमने माना कि T1 कम है और T2 ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो टेंशन है इतने पार्ट के ऊपर ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है, इतने पार्ट के ऊपर टेंशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी और यहाँ पर आकर T2 तक हो जाएगी। T1 से इंक्रीज कर करके वो T2 तक हो जाएगी। तो माना कोई एक भी पार्ट ले लिया हमने किसी भी एंगल थीटा पे, तो उसके अंदर इस साइड जो है वो T टेंशन है और दूसरी साइड T प्लस डी थीटा, यानी कुछ डी थीटा से इधर वाली टेंशन बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, एक तो dn यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है, और एक dfs यानी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। क्योंकि इसकी टेंडेंसी स्लिपिंग की इस साइड की, तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी, इस तरफ, पुली को वो इस तरफ स्ट्रिंग को वो इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब हम इनका इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाते हैं या फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो एक तो इस डायरेक्शन के अंदर बैलेंस करते हैं, एफएस वाली डायरेक्शन के अंदर। तो उसके अंदर क्या आएगा, इस टी का कंपोनेंट इस तरफ, ये इधर थीटा कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल आता है डी थीटा बाय 2। ये अगर आप देखें यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर आप लगाएंगे, ये कितना हो गया, इसका हाफ एंगल, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का हाफ एंगल, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये वाला पार्ट यहाँ से 90 डिग्री है। तो उसके अंदर क्या आया कि जितना एंगल, क्योंकि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, यानी दोनों एंगल
90 डिग्री पे है, तो इन दोनों आर्म्स के बीच में कितनी लेंथ आएगी, जितनी इन दोनों के बीच में है वो कितनी हुई, डी थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2, और इधर का इसके इस डायरेक्शन के अंदर कितना कंपोनेंट आएगा, टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाय 2। ठीक है, अब वही करा, इसको रीअरेंज कर लिया, टी कॉस डी थीटा बाय 2 से ये वाला पोर्शन कट गया, तो क्या बचा, म्यू डी एफ एस की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि स्लिपिंग कंडीशन है, तो म्यू इंटू डी एन, तो इट इम्प्लाइज म्यू डी एन इज इक्वल्स टू डी टी कॉस डी थीटा बाय 2। अब क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे आपने कॉस का कर्व पढ़ा होगा, वैसे तो कॉस का कर्व अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो उस केस में क्या होता है, कैसा होता है, कुछ ऐसा कर्व होता है, ये क्या होता है, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1, तो इसका मतलब अगर ये थोड़ा सा भी से भी ज़्यादा तो नियरली इक्वल टू 1 होता है। तो उन केसेस के अंदर क्या लेते हैं, डी थीटा बाय 2 कॉस डी थीटा बाय 2 इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आया, नेट इक्वेशन यहाँ से क्या बची, म्यू डी एन इज इक्वल्स टू डी टी, ये हमने लगा दी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लगाते हैं इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, तो डी एन किसको बैलेंस करेगा, इसका साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसका भी साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर, तो कितना आया, डी एन इज इक्वल्स टू टी साइन डी थीटा बाय 2 इसका वाला, और प्लस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाय 2 दिस टेंशन, इस टेंशन का नीचे की तरफ, तो टोटल कितना हुआ, 2t साइन डी थीटा बाय 2 प्लस डी टी साइन डी थीटा बाय 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन डी थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, नियरली